Dear students, today we are going to learn the explanation of the chapter The Ravanam Ta. It is the chapter of your English core subject of class 11th. This is the second poem of your subject, of your English subject, and this poem is written by Ted Hughes. So, let's start. इन दिस पोएम, इस कविता में कुछ जीवों के नाम आए हैं, कुछ पौधों के नाम आए हैं। एक पौधे का नाम आया है, एक चिड़िया का, और एक क्रीचर लिजार्ड का नाम आया है। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये वास्तव में होते क्या हैं। तो आप यहाँ इस तस्वीर में देख रहे हैं, एज यू कैन सी देयर इज़ अ ट्री विथ येलो flowers and leaves. This is the Ravanam tree. As you can see here, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, रवानम टी, इसमें जो स्पेलिंग है तो LABURNUM है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में R साइलेंट है। सो द प्रोनाउंसिएशन इज रबानम, रबानम। ओके, तो रवानम ट्री के बारे में यहाँ आप देखिए, लिखा है ए कॉमनली फाउंड ट्री विथ येलो गोल्डन फ्लावर्स दैट हंग इन बंचेस। इसमें बहुत सारे येलो फ्लावर्स होते हैं, येलो लीव्स भी होती हैं, और ये बंच के बंच उसमें हंग करते हैं, झूलते रहते हैं। आप इसकी एक और तस्वीर देखिए, ये आपके मुंबई की एक तस्वीर है जिसमें बहुत सारे रवानम ट्रीज सड़क के दोनों किनारों पर हैं और एक मेहराब की डिज़ाइन बनाते हैं। इसके बाद आप इसमें देखेंगे, इस पोएम में एक बर्ड का डिस्क्रिप्शन है, और इस बर्ड का नाम है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच यहाँ देखिए लिखा है, आई स्मॉल brightly colored bird of the finch family with yellow feathers। ऐसी पक्षी है जिसके पंख येलो होते हैं, कलर ब्राइट होता है, और ये फिंच फैमिली की है। फिंच मीन्स होता है एनी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ अ शॉर्ट वाइड पॉइंटेड बीक। ये उन पक्षियों की एक वैरायटी है जो गाती हैं और जिनकी चोंच छोटी, चौड़ी और नुकीली होती है। आपके यहाँ स्पैरोज इस प्रकार की होती हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। जनरली अधिकतर मामलों में ये पूर्वी यूरोप में पाई जाती हैं। इसके बाद देखेंगे, ये आप इसको ध्यान से देखिए तो अधिकतर इसका येलो है। ऊपर इसके हेड के ऊपर एक स्ट्राइप है या बैंड है, हल्का ग्रे ब्लैक कलर का, और इसका थोड़े पंख भी ब्लैक हैं। इसके बाद इस पोएट्री को पढ़ने के पहले अगर हम इसके कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग्स को पहले समझ लें तो इस पोएम को समझना और आसान होगा। इसलिए हम सामान्य अर्थों में इनके कुछ कठिन शब्दों को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझ लेते हैं। सो पहला आया है, जैसा मैंने बता दिया, फिंच क्या होता है, नुकीली, चपटी और छोटी चोंच जो होती है उसको फिंच कहते हैं। एनी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ अ शॉर्ट वाइड पॉइंटेड बीक। फिर उसके बाद दूसरा है, इस पोएम में एक वर्ड आया है ट्विचिंग। ट्विचिंग क्या होता है, टू मेक अ सडन स्मॉल जर्क, झटके के साथ कोई मूवमेंट करना। तीसरा है, इसमें एक जो फ्रेज बन के आया है ट्विचिंग सिरप। इस पोएम में आप आगे देखेंगे ट्विचिंग सिरप आया है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं ताकि आपको इस पोएम को समझने में और आगे इसके आंसर्स देने में आसानी हो। Twitching chirp means short chirping sound.
उसके बाद है, वैसे हाँ, चिरप मीन्स होता है अ नॉइज ऑफ एनी, साउंड ऑफ एनी बर्ड। ट्विचिंग चिरप, शॉर्ट चिरपिंग साउंड्स। सडननेस, सडननेस क्या है? द क्वालिटी ऑफ हैपनिंग आर बीइंग डन क्विकली एंड विदाउट वार्निंग। अचानक कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए तीव्रता के साथ, उसको सडननेस कहते हैं। हिंदी में आप शीघ्रता, उतावलापन या हड़बड़ी भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट, इसका मतलब होता है अ सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन विच कॉज सरप्राइज। एक अचानक किया हुआ गया ऐसा कार्य जो जिससे सब लोग सरप्राइज हो जाएं। इसका मतलब चौंका देना वाली घटना, चौंका देने वाली घटना, चौंक जाना, ये स्टार्टलमेंट। उसके बाद आया है श्रीक। श्रीक मीन्स होता है स्मूथ एंड ग्लॉसी, चिकना और ग्लॉसी। एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स अनएक्सपेक्टेड और सडन, अचानक, रैपिड, तुरंत, जल्दी। इसको हिंदी में आप फुर्ती या फुर्तीला बोल सकते हैं। एब्रप्ट मीन्स होता है फुर्ती। जैसे कहते हैं ना, बहुत ये चिड़िया बहुत फुर्तीली है, तो इस यहाँ एब्रप्ट का मीनिंग है फुर्ती। उसके बाद चिटरिंग। चिटरिंग मीन्स आ चिरपिंग नॉइज, आ चिरपिंग नॉइज। ये भी पक्षियों की या उनके नेस्टलिंग की आवाज़ होती है, उनके बच्चों की आवाज़ होती है। ची 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 ची, इस प्रकार की आवाज़ जो उसके बच्चे निकालते हैं या पक्षी निकालते हैं, उसे चिटरिंग कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे लिखा है ट्रेमल। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स शेक इनवॉलेंटरी, अस्वाभाविक रूप से हिल जाना, शेक होना। शेक मीन्स होता है हिलना। ट्रेमर, ट्रेमर मीन्स वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट होना, शिवर, कांपना, या शेक मीन्स हिलना। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस पोएम में ट्रेमर का मतलब आया है जब पक्षी या चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है। अब बच्चे उसके 2-3 होते हैं, तो वो अपनी माँ को देखकर अपने पंखों को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशन के लिए, उस मूवमेंट के लिए इस पोएम में ट्रेमर का यूज़ किया गया है। TREMOR, ट्रेमर। ओके। उसके बाद अगला वर्ड है ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स क्या है? अ रैपिड रीइटरेशन ऑफ द सेम टोन सिंगिंग रिपीटेडली। आप यहाँ देखेंगे कई शब्द आपको लगेंगे जिनकी मीनिंग एक ही जैसी है, जैसे चिरप आया है, चिटरिंग आया है। यहाँ ट्रिलिंग की मैं मीनिंग बता दूँ। जनरली जो पक्षी बोलता है उसको चिरप बोलते हैं, चिरप। यहाँ आप जब चिड़िया आती है अपने बच्चों के पास खाना खिलाने, तो जो उसके बच्चे होते हैं, जो उसके चिक्स होते हैं, वो एक साथ एक ही धुन में जोर जोर से ची 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 की एक लयबद्ध ध्वनि निकालते हैं, रिदमिक साउंड निकालते हैं, रिदमिक टोन निकालते हैं, जिसको यहाँ ट्रिलिंग कहा गया है। यदि आपको कभी मौका मिले तो आप पक्षियों को, अपने बच्चों को बड़ा करते हुए देखें, तो इन सब चीज़ों का आपको अनुभव हो जाएगा। उसमें वो एक साथ एक ही धुन में बोलते हैं सारे बच्चे, चुई ची ची ची, जब तक वो उनको खिला के और चली नहीं जाती। उसके बाद है स्टोक। स्टोक मीन्स टू फीड एबंडेंटली, एबंडेंटली, एबंडेंट, एबंडेंट, एबंडेंस भी होता है पर्याप्त मात्रा में। एबंडेंटली मीन्स होता है इनफ, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में। और तो यहाँ क्या है? फीड, खिलाना, अपने बच्चों को जो खिलाने आ रही है, तो पर्याप्त खाना उनको खिला रही है, इसको स्टोक बोला गया है। उसके बाद है थ्रिल,
THRILL। थ्रिल मीन्स लिखा है शॉर्प फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, रोमांच, हिंदी में आप बोल सकते हैं रोमांचित होना, रोम रोम खड़े हो जाएं, आप अंदर से उत्साहित महसूस करें, तो ये थ्रिल हैं। कहीं कहीं आप बहुत ऊंचे पहाड़ में जाएं और वहाँ से नीचे देखें, आपको एक अजीब फीलिंग होती है, तो ये थ्रिल का मतलब है। उसके बाद अगला वर्ड है थ्रेट। थ्रेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, मतलब इस कविता में थ्रेट्स का मतलब है मूव एब्रप्टली, फुर्ती के साथ चले जाना, उड़ जाना या मूव हो जाना। उसके बाद आया है बार्ड। बार्ड बार्ड मीन्स मार्क्ड विथ स्ट्राइप्स और बैंड्स। अगर किसी जगह धारियां बनी हैं, पट्टियां बनी हैं, तो उसको बार्ड कहते हैं। आपने पिक्चर में देखा होगा, इस गोल्ड फिंच बर्ड के सिर के पास काली एक पट्टी है, उसको यहाँ बार्ड बोला गया है। उसके बाद अगला वर्ड है ERIE, इसको बोलते हैं ईरी। ईरी ईरी मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र, अलौकिक। द नेक्स्ट वन इज डेलिकेट। डेलिकेट डेलिकेट मीन्स प्लीजिंग टू द सेंसेस। प्लीजिंग टू द सेंसेस। सेंसेस मीन्स होता है ज्ञानेंद्रियाँ, आपकी आँख है, कान है, नाक है और स्किन है, तो ये सब सेंसेस हैं। तो आपकी जो सेंसेस हैं उनको जो चीज़ प्लीजिंग लगे, अच्छी लगे, ब्यूटीफुल लगे, खुश करने वाली लगे, उसे डेलिकेट कहते हैं। उसके बाद है इन्फिनिट। इन्फिनिट मीन्स लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो। अभी आप पोएम में देखेंगे तो उसके मैं मीनिंग्स बताऊंगा, उसका यूज यहाँ कैसे आया है। यहाँ उसको स्काई के लिए यूज किया गया है। एज यू नो, स्काई इज बाउंडलेस, लिमिटलेस। और अंत में है सबसाइड। सबसाइड मीन्स होता है टू बिकम लेस इंटेंस, किसी चीज़ की तीव्रता कम हो जाना। बुखार है, कम हो गया है, मतलब सबसाइड हो गया है। पानी का बहाव तेज है, कम हो गया है, मतलब सबसाइड हो गया है। और उसका अगला मीनिंग भी दिया है फॉल बैक, मतलब अपनी एक स्थिति से नीचे आ जाना, गिर जाना, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे आपके कार्य हो या कुछ भी। चलिए, तो अब आते हैं एक्चुअल पोएम में। तो ये टेड ह्यूज द्वारा लिखी गई द लबानम टॉप है। लबानम एक ट्री है जिसमें येलो फ्लावर्स होते हैं, और इसका जो सीड होता है, बीज होता है, इट इज़ वेरी पॉइजनस, ये बहुत जहरीला होता है। तो ये तो लबानम टॉप के बारे में है। तो इसकी जो पहली 3 लाइनें हैं ये लबानम टॉप के या लबानम ट्री के बारे में ही बोली गई हैं। आप देखिए, द लबानम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। कहता है कि लबानम का जो ट्री है वो साइलेंट है। यहाँ टॉप मतलब आया है ऊपरी हिस्सा, लबानम ट्री का। अमलतास भी हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में इसको अमलतास कहते हैं। तो अमलतास यानी लबानम जो ट्री है उसका ऊपरी हिस्सा, क्योंकि ऊपर ही तो शाखाएं होती हैं, बाकी नीचे तो टंक तना होता है, तो वो बिल्कुल साइलेंट है, शांत है, क्वाइट स्टिल, चुपचाप। यहाँ इसका अर्थ ये है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, एक तरह से डेड है, मृत है। इन द आफ्टरनून, समय क्या है? दोपहर का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, उस समय जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, सितंबर महीने में वो येलो कलर का है। मतलब ये जो समय है वो सितंबर महीने के आफ्टरनून यानी दोपहर का समय है, जिस समय सनलाइट क्या है? येलो है, गोल्डन है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, लबानम ट्री की कुछ पत्तियां अब येलो होने लगी हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे के सारे बीज, सीड, गिर गए हैं। अब यहाँ एक संयोग देखिए,
कोइंसिडेंस देखिए, या तो इस पोएट की रचना की खूबसूरती देखिए, ब्यूटीफुलनेस ऑफ हिज पोएट्री। रवानन ट्री कैसा है? येलो है। सनलाइट कैसी है? येलो है। उसकी लीव्स कैसी हो रही हैं? येलो है। और वो शांत है, तो जो डेथ है उसका भी प्रतीक, उसका भी सिंबल येलो होता है। मतलब येलो कलर यहाँ कई सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो समझता हूँ आप लोगों को ये पहली 3 लाइनें समझ में आ गई होंगी। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने देखा कि रवानम का ट्री बिल्कुल शांत है, क्वाइट है, उसमें कोई हलचल नहीं है, वो मृत प्राय है, डेड जैसे है। अब होता क्या है देखिए, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब ये गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया आती है, विथ अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग चिरप आपने पढ़ा है, शॉर्ट चिरपिंग साउंड, मतलब चहकती हुई आवाज़ में, छोटे छोटे जर्किंग आवाज़ में उसकी जो चिरप है वो बहुत लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है। ऐसा लगता है कि उसमें जर्क्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, छोटे छोटे रिदम हैं। तो वो गाती हुई, चहकती हुई चिड़िया आती है। अ सडननेस, अ स्टार्टरमेंट एट अ ब्रांच एंड, और उसके आने से सडननेस आती है, शीघ्रता आती है, एक उतावलापन आता है। अ स्टार्टरमेंट, उसके आने से सब चौंक जाते हैं। और चौंका यहाँ कौन है? एट अ ब्रांच एंड, जब वो चिड़िया उस पेड़ के ब्रांच यानी शाखा के सबसे किनारे में आती है। क्यों? क्योंकि जब उड़ के आएगी तो सीधे तो पेड़ में घुस नहीं जाएगी, सबसे पहले वो कहाँ बैठती है? ब्रांच एंड में। तो जब वो ब्रांच एंड में बैठती है तो एक सडननेस, एक उतावलापन, एक हड़बड़ी दिखती है, एक स्टार्टरमेंट दिखता है, एक अमेजमेंट दिखता है, एक चौंका देने वाली घटना होती है। देन श्रीक एज अ लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स छिपकली होता है। जब वो ब्रांच एंड में आके बैठती है, उसके बाद वहाँ से लिखा है देन श्रीक एज अ लिजार्ड, वो छिपकली के समान स्मूथ मूवमेंट करते हुए, चलते हुए, एंड अलर्ट, सतर्क है, उसका मूवमेंट छिपकली जैसा है, मतलब किसी को पता ना चले, इतना स्मूथ मूवमेंट है। अलर्ट है, चौकन्नी है, एंड एब्रप्ट है, एब्रप्ट फुर्तीली है। ये चिड़िया फुर्तीली, सतर्क और लिजार्ड की तरह श्रीक यानी स्मूथ तरीके से शी एंटर्स द थिकनेस, उस पेड़ के अंदर, थिकनेस जहाँ घना होता है पेड़, अंदर ब्रांच के में किनारे पर बैठने के बाद वो अंदर पेड़ के आती है। और आने का तरीका देखिए कैसे पोएट ने बताया है। श्रीक लाइक अ लिजार्ड, एक छिपकली की तरह दबे पांव चुपचाप बिना हलचल किए अंदर आती है। अलर्ट, सतर्क भी है कि किसी को कानों कान पता ना चले कि यहाँ इसका नेस्ट है, इसका घोंसला है। एंड एब्रप्ट, फुर्तीली है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो थिकनेस में उस पेड़ के अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो एक मशीन स्टार्ट होती है। अब यहाँ मशीन क्या है, आपको यहाँ अपने से एक अंदाज़ा लगाना है कि वो चिड़िया अपने घोंसले को इस पेड़ में बनाई है और उस घोंसले में उसके बच्चे हैं। जब वो अपनी माँ को देखते हैं तो वो आवाज़ निकालना चालू कर देते हैं। तो जिस प्रकार से मशीन चलने पर एक आवाज़ निकलती है, उसी प्रकार यहाँ पोएट ने इमेजिनेशन किया है, कल्पना की है कि जैसे ही वो पक्षी, वो गोल्ड फिंच बर्ड आती है,
तो मशीन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसके बच्चे चहकना चालू कर देते हैं, आवाज़ निकालना चालू कर देते हैं। यहाँ लिखा है एंड अ मशीन स्टार्ट अप ऑफ चिटिंग। चिटिंग आपने पढ़ा था, अ चिर्पिंग नॉइज, चहचहाहट का शोर चालू हो जाता है, जिसको यहाँ कवि ने मशीन कहा है। पोएट ने मशीन, जिस प्रकार से मशीन से आवाज़ निकलती है उसी प्रकार से वो उसके बच्चे, उसके चिक्स भी आवाज़ निकालने लगते हैं। एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और वो चिक्स, वो उसके बच्चे अपने पंखों को जोर से वाइब्रेट करते हैं, कपाते हैं, फड़फड़ाते हैं, मूवमेंट उसमें होता है। एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग्स मैंने बताया अभी, अ रैपिड रीइटरेशन ऑफ सेम टोन, जल्दी जल्दी एक ही प्रकार की रिदम का, एक ही प्रकार के साउंड का दोहराना, ये ट्रिलिंग कहलाता है। तो जैसे ही जानते हैं कि उसकी माँ खाना लाई है, तो वो ज़ोर ज़ोर से सारे बच्चे एक साथ एक ही धुन में उस धुन को, उस साउंड को दोहराने लगते हैं। और ये सारी घटना होने का साक्षी कौन है? वो ट्री है, द लबानम ट्री। ये जब सब देखता है तो द होल ट्री ट्रेम्बल्स, तो पूरा का पूरा ट्री जो है ट्रेम्बल्स हो जाता है, शेक हो जाता है, कांप उठता है, उसमें वाइब्रेशन होना, उसमें ऐसा लगता है कि जीवन आ गया है, लाइफ आ गई है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो उठता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि पहले इस रबानम ट्री में निर्जीवता है, डेड जैसे है, कोई हलचल नहीं है। उसी समय गोल्ड फिंच चिड़िया आती है चहकते हुए, और जब अपनी पेड़ की ब्रांच में किनारे बैठती है तो एक हड़बड़ी होती है, एक उतावलापन दिखता है, एक स्टार्टरमेंट आता है, सबको चौंका देने वाली घटना होती है। उसके बच्चे चौंक जाते हैं, वो पेड़ चौंक जाता है। उसके बाद वो किनारे में बैठी हुई चिड़िया अंदर प्रवेश करती है, और उसकी तुलना किससे की गई है? रिजार्ड से की गई है। आप लोग जैसे हिंदी में अलंकार वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ एक पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, देन श्रीक एज ए रिजार्ड। जब किसी चीज़ की किसी से तुलना की जाती है उसको अंग्रेजी में सिमरी कहते हैं, SIMILE, सिमरी। सिमरी मीन्स होता है किसी की तुलना करना। आप हिंदी में उपमा अलंकार वगैरह पढ़े हैं जिसमें भी इस प्रकार के गुण होते हैं। तो यहाँ ये पोएटिक डिवाइस है, किसी चीज़ की किसी से तुलना करना। तो जैसे ही अंदर आती है, छिपकली जैसे अलर्ट है, एब्रप्ट है, फुर्तीली है, अंदर आती है, और जैसे ही अंदर आती है तो उसके बच्चे चिर्पिंग चालू कर देते हैं, चिटरिंग चालू कर देते हैं, और अपने पंखों को फफड़ाने लगते हैं, और ज़ोर ज़ोर से एक ही प्रकार की आवाज़ निकालने लगते हैं, दोहराने लगते हैं। और इन सभी घटनाओं को देखकर वो पूरा का पूरा रबानम ट्री ट्रेम्बल्स हो जाता है, कांपने लगता है, और रोमांचित हो जाता है, हर्षित होता है, उत्साहित हो जाता है। चलिए, द नेक्स्ट स्टेंजा। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक इट फुल, देन flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. बच्चों यहाँ एक चीज़ आप गौर करिएगा, इट का यूज, इट एक प्रोनाउन है जिसका यूज निर्जीवों या सजीव चीज़ों में किया जाता है, जैसे चाहे वो जानवर हों, चाहे पेड़ पौधे हों। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो स्वयं ट्री है जो सजीव है, और एक उसके चिक्स हैं, उस चिड़िया के बच्चे हैं। यहाँ ये बहुत कठिन हो रहा है इसको डिफाइन करना, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि यहाँ कवि ने किसके लिए इंजन कहा है? पेड़ है इंजन उस फैमिली का, या उसके बच्चे हैं उस फैमिली के इंजन? अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए, जहाँ तक मेरा मानना है, आपने देखा है ऊपर पोएट ने कहा है कि मशीन स्टार्ट हुई है, मतलब बच्चों ने उस कोलाहल को, उस चहचहाहट को चालू किया है। अब अगर बच्चे मशीन की आवाज़ निकाले हैं तो निश्चित रूप से इंजन उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि मशीन
और इंजन अलग अलग नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी हो सकती है कि पेड़ के लिए कहा गया हो कि पेड़ है और जहाँ पूरी मशीन फिट है, पेड़ एक इंजन है जो उसको जहाँ उसका घोंसला है और उसमें उस इंजन में वो मशीन वो बच्चे चहचहाते हैं। लेकिन अगली लाइन में थोड़ा सा इसका झलक मिलती है, शी स्टोक इट फुल। स्टोक मीन्स होता है फीड करना, आपने पढ़ा है खाना खिलाना। तो खाना किसको खिलाएगी? इट को। और इट कौन है? उसके बच्चे। यानी इसके बच्चे उसकी फैमिली का इंजन है, मेन पार्ट हैं, और वो उसको फुल कर देती है खाना खिलाकर। शी स्टोक्स इट फुल, उनको खाना खिलाकर फुल कर देती है। दूसरे अर्थों में अगर आप कहें, अगर पेड़ को इंजन मानते हैं तो कह सकते हैं कि पेड़ इस फैमिली का इंजन है और वो इसको फुल कर देती है। किससे? अपने आगमन से। जैसे ही वो आती है, आपने देखा कि उसका पहले इंजन बंद था। अगर हम पेड़ को इंजन माने तो ये इंजन पहले बंद था, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, ये पूरा क्वाइट था। लेकिन जैसे ही चिड़िया आती है ये स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ डिफाइन करना बहुत कठिन हो रहा है कि इट का यूज़ किसके लिए किया गया है। कई रेफरेंसेस में मैंने देखा है, तो किसी में पेड़ को बोला गया है, किसी में चिड़िया के बच्चों को बोला गया है। तो हम अभी यहाँ चिड़िया के बच्चों को ही इंजन के रूप में मानते हैं। तो उसको खिलाती है खाना, देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और सीधे फ्लट करती है। फ्लट मीन्स मूव एब्रप्टली, तेजी से फुर्ती के साथ बाहर की तरफ, आउट बाहर की तरफ निकलती है। ब्रांच एंड, पेड़ की अंतिम सिरे पर, पेड़ के अंतिम शाखा के अंतिम छोर पर। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और दिखाती है अपना पट्टेदार, मैंने बताया था ना, बार्ड माने स्ट्राइप होती हैं या बैंड होता है, आइडेंटिटी मास्क उसकी वो पहचान है। मास्क जो ऊपर लगा है उसके चेहरे के ऊपर काला सा, उसको दिखाते हुए उसको दिखाती है पेड़ की शाखा में बैठकर। ऐसा कवि क्यों कहता है, ऐसा पोएट क्यों कहता है? क्योंकि रबानम ट्री भी पीला है, वो चिड़िया भी येलो है, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पेड़ है कहाँ चिड़िया छिपी है। तो उसके पहचानने का यही एक तरीका है। कौन? उसका बार्ड फेस, उसके चेहरे पर वो लगी हुई, उसके चोंच के ऊपर लगी हुई वो पट्टी। खाना खिला के अब ब्रांच के किनारे पहुंच गई है। देन विथ इरी डेलिकेट विसल चिरप, उसके बाद क्या करती है? इरी डेलिकेट, इरी मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र सी, डेलिकेट माने खुशी देने वाली, प्लीजिंग, विसल चिरप सुंदर सा चिरपिंग साउंड, नॉइज गाना, चहचहाट, वह कोमल अलौकिक चहचहाहट करती है। विस्परिंग, और चूंकि वो अब दूर चली गई है, ब्रांच के एंड में है, तो उसकी ध्वनि भी कम हुई है। विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, तो उसके आवाज़ में मधुरता है, कोमलता है, डेलिकेसी है, जो प्लीजिंग है, कानों को या सुनने वाले को उस मधुर लगती है। देन विथ एरी डेलिकेट विस्परिंग, वो धीरे से चहचहाहट, मधुर चहचहाहट निकालती है, बोलती है, गाना गाती है। एंड उसके बाद शी लॉन्च जावे, लॉन्च आपने देखा होगा, रॉकेट लॉन्च होता है, मिसाइल लॉन्च होती है। यहाँ उसने पक्षी को लॉन्च करना, कवि ने पक्षी के लिए लॉन्च शब्द यूज़ किया है। शी लॉन्च अवे, लॉन्च जावे, उसके बाद वो पक्षी, वो गोल्ड फिंच लॉन्च कर जाती है, उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट की ओर, अनंत की ओर। इन्फिनिट में हिंदी में अनंत होता है, इंग्लिश में मैंने बताया लिमिटलेस होता है। तो वो लिमिटलेस यानी अनंत की ओर, और अनंत क्या है? स्काई, खुले आसमान में जो लिमिटलेस है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उधर उड़ जाती है। एंड आगे अंतिम लाइन है, एंड द लवनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और ये लवनम ट्री फिर से
सबसाइड हो जाता है, अपनी खुशी से मायूस हो जाता है, उसकी खुशी चली जाती है और वो फिर से एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी यानी खाली हो जाता है, जैसा पहले स्टंजा में था वैसा ही हो जाता है। मैंने उसमें फिर से वही शांति, चुप्पी छा जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको इसमें कई सारे वर्ड्स नए मिले हैं, आप इनको सीखेंगे और जो मैंने इसको डिस्क्राइब किया है उसको समझेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको समझ पाएंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। I think you have clearly understood the explanation of this poem, The Ravanam Tap, written by Ted Hughes. It is an interesting poetry which shows relationship between tree and a bird, जो एक पेड़ और एक पक्षी के बीच में एक गहरे संबंध को दिखाती है। यहाँ आप ये तो इसका मीनिंग था। यहाँ इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है ये रवानम ट्री जैसी है और जो चिड़िया है वो हमारी सोल है, आत्मा है। यदि हमारी आत्मा नहीं है तो हमारा जो ये बॉडी है ये शांत है, निश्चल है, क्वाइट है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें सोल का प्रवेश होता है, आत्मा का प्रवेश होता है, तो इसमें लाइफ आ जाती है। ये वाइब्रेट करने लगता है, ये ट्रेम्बल करने लगता है और खुशी से झूम उठता है, रोमांचित हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सोल खाना खिलाकर अर्थात अपना काम करके निकल जाती है तो ये फिर से वही रवानम ट्री जो शांत चुपचाप खड़ा था उसी प्रकार हो जाती है। तो यहाँ कवि ने परोक्ष रूप से यहाँ ये भी बताया है कि बॉडी एंड सोल रगे भले अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं, आंतरिक संबंध है इनमें, ये बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा बिल्कुल मृत है, डेड है, उसमें कोई भी सजीवता नहीं है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।